हेलो डियर स्टूडेंट्स, आ गए हैं आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉलॉइड्स पे आज डिस्कशन करेंगे और इसमें हम आपको 2-3 पॉइंट बताएंगे आज। चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट चैप्टर ख़त्म ही होने जा रहा है, इसके बाद 1-2 और वीडियोज़ आएंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉलॉइड में ऐसे तो 2 प्रॉपर्टीज़ है। एक हेट्रोजीनियस कैरेक्टर वाला पॉइंट है, वो मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कॉलॉइड्स का जो हेट्रोजीनियस नेचर होता है क्योंकि इनमें जो मिक्स किया जाता है उनका थ्रू आउट कॉम्पोजिशन एक तरीके का नहीं होता है। जैसे कि अगर आप बाल्टी में आप बहुत सारा पानी ले लो और उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दो, अच्छे से मिक्स कर दो, तो शुरुआत वाला पानी जितना मीठा होगा नीचे वाला पानी भी उतना ही मीठा होगा, तो उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप पानी के अंदर आटा घोल रहे हो और आप उसे मिक्स करोगे तो क्या होगा कि कहीं पे थोड़ा आटा का बड़ा गोला होगा, कहीं छोटा होगा, मतलब पार्टिकल्स का साइज़ 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा, हर जगह अलग अलग टाइप का नज़र आएगा, तो हम उसे कहेंगे कि हेट्रोजीनियस कैरेक्टर है। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं फिल्टर एबिलिटी की बात करूं, मैंने लिख के नहीं बता रहा हूं, बहुत सिंपल पॉइंट्स है। अगर मैं फिल्टर एबिलिटी की बात करता हूं तो आपने देखा था ऑस्मोसिस में कि वहां पर हम SPM लगाते थे बीच में, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो नॉर्मल पेपर से तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ अगर थोड़ा अच्छा अल्ट्रा थिन पेपर रहेगा तो उससे हम पार्टिकल्स को ज़रूर छान सकते हैं इसमें, बिकॉज इनकी जो साइज़ होती है थोड़ी बड़ी होती है, जो कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है। और अब जो हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से बात करेंगे, ये दोनों पॉइंट तो बड़े ही आसान है, सिंपल है, आप इसे पढ़ लो एक बार। हमारा जो टॉपिक है वो सबसे पहले आज है काइनेटिक प्रॉपर्टी पे हम बात करेंगे, कोलाइडल सोल की काइनेटिक प्रॉपर्टी। तो काइनेटिक प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट का नाम ब्राउनियन था जिसने ये एक्सपेरिमेंट की है। जैसे आप देखोगे कि एक्सपेरिमेंट में क्या देखा इन्होंने कि स्टार्च के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था लायोफिलिक सोल, स्टार्च के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका तो कोलाइडल रेंज पहले से पार्टिकल का 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोलाइडल रेंज में पहले से है, तो पार्टिकल कभी भी नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं। तो पार्टिकल नीचे सेटल डाउन क्यों नहीं हो रहे हैं? जरूर अंदर कुछ ना कुछ हो रहा होगा, है ना। डेफिनेटली पार्टिकल नीचे सेटल डाउन क्यों नहीं हो रहे? जैसे आप देखोगे कि एयर में जो डस्ट के पार्टिकल्स उड़ रहे हैं यहाँ वहाँ, जो एरोसोल बना हुआ है उसमें पार्टिकल नीचे सेटल डाउन क्यों नहीं हो रहे हैं? तो मैं बता रहा हूँ आपको रीज़न, बहुत सिंपल रीज़न है कि जो डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स हैं, जैसे यहाँ अगर वाटर में हमने स्टार्च डाला, स्टार्च किस में मिलाया हमने? वाटर में, और इसी में उन्होंने ऑब्जर्वेशन भी किया था कि जो स्टार्च के मॉलिक्यूल्स थे वो नीचे सेटल डाउन नहीं हो रहे थे, जिसका रीज़न ये था कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टार्च के मॉलिक्यूल्स पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रहे थे। मैं अनबैलेंस्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर फोर्स बैलेंस्ड होता तो वो कहीं नहीं जाता। देखा ये गया कि जो पार्टिकल है, मान लीजिए वो नीचे सेटल डाउन होना जा रहा है, बस उसके ऊपर वाटर का मॉलिक्यूल आकर के हिट कर रहा है और वो पार्टिकल इस तरफ मूव कर गया। फिर वो यहाँ पर था, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल का सपोज इस पे हिट किया तो वो इधर आ गया, तीसरा मॉलिक्यूल हिट किया ये इधर चला गया। मतलब पार्टिकल्स कंटिन्यूसली आप देखोगे कि जिग-जैग पाथ में मूव कर रहे हैं। क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स पर कॉन्स्टेंटली कोलाइड कर रहा है कौन? डिस्पर्सन मीडियम के मॉलिक्यूल्स। हम कह सकते हैं कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है? कोलाइड हो रहा है, मतलब टकरा रहे हैं। कॉन्स्टेंटली कोलिजन कर देता हूँ यहाँ पे, आपको और समझ में आएगा कि कॉन्स्टेंटली कोलिजन हो रहा है किसका? तो डिस्पर्सन मीडियम के मॉलिक्यूल्स, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स पर, मतलब स्टार्च के पार्टिकल्स पर कॉन्स्टेंटली उससे टकरा रहे हैं। अगर बैलेंस फोर्स होता, अगर मुझे इधर से भी कोई धक्का लगाए उतनी ही ताकत से, पीछे से भी कोई धक्का लगाए उतनी ही ताकत से, तो वहीं का वहीं रह जाऊँगा। लेकिन यहाँ एक अनबैलेंस्ड फोर्स काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ब्राउनियन मूवमेंट में के हिसाब से ये सोल की स्टेबिलिटी का रीज़न हो गया कि सोल आखिर अपने आप कोगुलेट क्यों नहीं हो जा रहा, वो नीचे क्यों नहीं बैठ जा रहा। जैसे एयर में डस्ट के पार्टिकल्स हैं, वो अपने आप नीचे इसलिए नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि उसको एयर के मॉलिक्यूल्स धक्का मार रहे हैं। एयर के मॉलिक्यूल्स धक्का मार रहा है तो वो नीचे गिर रहा है, इधर चला गया, कभी इधर चला गया, कभी इधर चला गया, मतलब वो जिग-जैग पाथ में कंटिन्यूसली यहाँ वहाँ मूव कर रहा है। तो आई होप कि आपको ब्राउनियन मूवमेंट समझ में आ गया। वो बहुत ही सिंपल है कि ब्राउनियन मूवमेंट के अंदर क्या है नहीं है। यहाँ पर ये काइनेटिक प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि मूवमेंट की बात हो रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ सोल।
तो ब्राउनियन मूवमेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ सोल का एक रीज़न है, आप ये रीज़न डिफाइन कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास पढ़ भी लें इसे एक बार। कर लिया, लिख लिया ना? चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखी जाए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने क्या नाम लिया, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का नाम यहां लिखते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट या ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, डेफिनेटली यहां लाइट की बात होने वाली है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। एक एग्जांपल से समझिए आप इसको कि सपोज एक डार्क रूम है हमारे पास, डार्क रूम जो आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, उसी के एग्जांपल्स हम लेंगे। डार्क रूम है और यहाँ पर अपना सन है और ये अपना डार्क रूम है और यहाँ वेंटिलेशन है जिससे सनलाइट अंदर आ रहा है। रूम एकदम डार्क होना चाहिए तभी आप इसको एक्सपीरियंस कर पाओगे। काफ़ी ऐसा टाइम होता होगा कि गर्मी के दिन में आप घर के अंदर रहते होगे, लाइट वाइट बंद करके जो वेंटिलेशन होता है वहाँ से लाइट आ रही है, तो जो वेंटिलेशन से लाइट आ रही है वो इस डायरेक्शन में आ रही है मान लो। तो अगर मैं यहाँ से देखने की कोशिश करूँगा तो डेफिनेटली ये लाइट मुझे नज़र आएगी, है ना। लेकिन आप सोच के देखो कि आप एक डार्क रूम के अंदर में बैठे हो और सामने आपके कहीं पर ऊपर मान लो कि एक वेंटिलेशन है, आप यहाँ से देख रहे हो कि उस वेंटिलेशन से लाइट ऐसे आ रही है निकल करके। देखा है आपने काफ़ी बार अपने घरों पे। तो उस वेंटिलेशन से लाइट जो निकल के आ रही है, मेरा जो आईज है जिससे हम देख रहे हैं जहाँ से, वो उस लाइट के ठीक सामने तो नहीं है, हम तो दूर से देख रहे हैं, दूसरे डायरेक्शन से देख रहे हैं। मतलब सपोज हम यहाँ से देख रहे हैं उसे, इस पॉइंट से अगर हम देखने की कोशिश करें, इस पॉइंट से अगर हम देखने की कोशिश करें तो भी हमें वहाँ से लाइट आता हुआ नज़र आएगा। लेकिन याद रहे रूम डार्क होना चाहिए, क्योंकि अगर रूम डार्क नहीं है तब तो फिर क्या होगा, लाइट इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। तो रूम डार्क होना चाहिए, तब आप एक्सपीरियंस कर पाओगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को। ये लाइट आपको किसी भी डायरेक्शन से नज़र आएगी। अब इसके पीछे हमें रीज़न जानना है कि ये लाइट किसी भी डायरेक्शन से क्यों नज़र आती है। आपको पता है कि यहाँ रूम के अंदर, पूरे रूम के अंदर एक कोलाइडल मिक्सचर है जहाँ एयर में डस्ट प्रेजेंट है। डस्ट तो हर जगह, डस्ट पार्टिकल्स। काफ़ी बार आपने देखा भी होगा कि उस लाइट में, उस रे में जो आपको लाइट नज़र आ रही है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स ऐसे हवा में इधर उधर उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वहाँ आपको ब्राउनियन मूवमेंट समझ में आ गया। अब जो है लाइट क्यों दिख रही है किसी भी डायरेक्शन से, मान लीजिए यहाँ पर एक डस्ट का पार्टिकल है, तो ये डस्ट का पार्टिकल क्या करता है कि लाइट जो यहाँ से आ रही है वो इससे टकरा करके हर एक डायरेक्शन में लाइट को भेज रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या कहते हैं हम, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो लाइट आ रहा है और वो डस्ट पार्टिकल से, किससे, डस्ट पार्टिकल से टकरा रहा है, और डस्ट पार्टिकल से टकराने के बाद लाइट स्कैटर हो रहा है, इसलिए वो हमें हर एक डायरेक्शन से नजर आ रहा है। क्लियर है। तो आप नोटिस कीजिए कि ये यहाँ पर जो लाइट का स्कैटरिंग हुआ वो क्यों हुआ, डस्ट पार्टिकल्स के कारण। डस्ट पार्टिकल नहीं होते, डस्ट पार्टिकल का साइज अगर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में नहीं होता तो फिर लाइट इससे नहीं टकराता। आप ये समझ पा रहे हैं लाइट कैसे आता है, लाइट वेव की तरह आता है। आपने पढ़ा होगा लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है। तो अभी उतना नहीं जाना, बस लाइट आ रहा वहाँ से और पार्टिकल से टकराया और वो लाइट स्कैटर कर दिया पार्टिकल ने, डस्ट पार्टिकल ने। और स्कैटरिंग के कारण ही, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, हमें ये किसी भी जगह से रे आता हुआ नजर आएगा डार्क रूम के अंदर। ठीक ऐसे ही अगर आप रात को बाइक चला रहे हो, रात को अगर आप बाइक चला रहे हो तो आप देखते हो लाइट जो है ना इस तरीके से आपको नजर आता है रोड पर। क्यों नजर आता है, क्या रीजन है, वहाँ पे भी डस्ट में पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं वहाँ पर एयर में। तो जो हमारी बाइक से जो लाइट निकल रही है वो डस्ट पार्टिकल पे जाके टकरा रही है और टकराने के बाद वहाँ पे भी स्कैटरिंग हो रही है। आप आसमान नीला देख रहे हो, क्या वहाँ कोई नीला पेंट किया हुआ है, नहीं, आसमान तो बिल्कुल खाली है। ऊपर सोलर सिस्टम, ऊपर तो खाली है, पूरा खाली, ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक। लेकिन नीला कलर क्यों नज़र आ रहा है,
क्योंकि आपने सुना होगा कि सन से 3 तरह के रेज आते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड। तो ये विजिबल रेज के अंदर जो नीला वाला कलर है, हो सकता है उसका अमाउंट ज़्यादा होता होगा, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स जब उससे टकराते हैं जो कि एयर में प्रेजेंट है ऊपर में, तो वो डस्ट पार्टिकल्स उस वॉयलेट कलर की लाइट को, उस ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर कर देते हैं, नीले कलर की लाइट को। तो जब उस लाइट का स्कैटरिंग होता है, इसलिए हमें आसमान नीला नीला नजर आता है। तो कौन सा इफेक्ट है? टिंडल इफेक्ट है। साइंटिस्ट ने खोजा, उनका नाम टिंडल इफेक्ट। और हम इसे कोलाइडल सोल की कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे? ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कहेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको और यहाँ बताऊंगा कि ये जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी किस चीज़ में यूजफुल है? टू फाइंड डिफरेंस, या चेक करने के लिए किसके किसके बीच में? ट्रू सॉल्यूशन, जो कि हमारा नॉर्मल सॉल्यूशन होता है, या फिर कोलाइडल सोल। इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता सकता है। मतलब ये बता सकता है कि जो सोल हमें चेक करने को मिला या जो मिक्सचर हमें चेक करने को मिला वो एक ट्रू सॉल्यूशन है या वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। कैसे बता सकता है? देखिए, ऐसे बता सकता है कि मान लीजिए यहां पे आप एक अरेंजमेंट करें कि अगर आपने कोलाइडल मिक्सचर लिया, ठीक है ना, और यहां से मान लीजिए आपने कोई सोर्स ऑफ लाइट रखा है। क्या रखा है? सोर्स ऑफ लाइट। लाइट जो है, और उसमें यहां पे क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स, जिनका साइज बड़ा है थोड़ा। कोलाइडल रेंज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। तो लाइट जो है वो यहां से आ रहा है, लाइट यहां से आ रहा है, ठीक है। लाइट यहां आया, इसके ऊपर टकराया, और टकरा करके क्या होगा कि जब लाइट कोलाइडल पार्टिकल को हिट करेगा तो आपने देखा यहां पर क्या होगा? स्कैटरिंग होगी लाइट की। तो अगर आप यहां एकदम डार्क रूम में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपने यहां पे एक माइक्रोस्कोप लगा दिया और आप यहाँ ऊपर से जो है ना इसमें देख रहे हो, मतलब ऐसे खड़े हैं और ऐसा ऊपर से देख रहे हैं माइक्रोस्कोप लगा करके, अंदर आपको लाइट नज़र आएगी, सॉल्यूशन के अंदर आपको लाइट नज़र आएगा। क्यों नज़र आएगा? सॉल्यूशन के अंदर लाइट इसलिए नज़र आएगा क्योंकि इस कोलाइडल पार्टिकल से टकराने के बाद लाइट जो है वो हर एक डायरेक्शन में इसका क्या हो गया है? स्कैटरिंग। क्या हो गया है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसलिए आपको लाइट दिखाई दे रहा है। तो आप समझिए कि ये अगर एक कोलाइडल सॉल्यूशन है तभी ऐसा आपको लाइट ऊपर से नजर आएगा। यही अगर आपका ये अगर ट्रू सॉल्यूशन होता, मतलब नॉर्मल सॉल्यूशन, मतलब आपने सिर्फ पानी में चीनी डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया होता, तो लाइट आता और फिर यहाँ से कैसे चला जाता? सीधे निकल जाता, कोई स्कैटरिंग नहीं होती उसमें। अगर आप ऊपर माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे भी तो आपको अंदर लाइट नजर नहीं आएगी अंधेरे कमरे में। क्यों नजर नहीं आएगी? ड्यू टू साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल, ड्यू टू साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। जैसे ये लाइट के वेव्स हैं जा रहे हैं, कोलाइडल पार्टिकल का रेंज थोड़ा बड़ा है, इससे लाइट जब टकराएगा तो क्या होगा? स्कैटरिंग होगी और आपको ये लाइट नज़र आएगा। वहीं जब ट्रू सॉल्यूशन होगा, पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पार्टिकल बनाया, ये कब बनाया? ये ट्रू सॉल्यूशन या नॉर्मल सॉल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं। साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। इसलिए ना तो पार्टिकल से जो हमारा लाइट है, जो लाइट का वेव है, वो उसको हिट नहीं करेगा, टकराएगा नहीं, और इसलिए वहाँ पे कोई भी स्कैटरिंग नहीं होगी। जबकि अगर कोलाइडल सॉल्यूशन है तो वहाँ पर लाइट आएगा और लाइट इससे टकराएगा पार्टिकल से और स्कैटरिंग होगी। स्कैटर होने के बाद आप अगर माइक्रोस्कोप लगा करके ऊपर से देखोगे तो आपको इस सोल के अंदर लाइट दिखाई देगा। तो आप समझ जाओगे कि ये ट्रू सॉल्यूशन है या फिर ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो आपको मैंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बताया, इनफैक्ट आपको ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बताई मैंने कोलाइड्स की, जहां पर आपको मैंने बाइक के लाइट का एग्जांपल दिया जो आपको रात को दिखता है। आसमान नीला क्यों है, इसके पीछे भी यही रीजन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर, स्कैटरिंग ऑफ नीला कलर को स्कैटर कर रहा है, इसलिए आसमान नीला नजर आ रहा है। ओके, देन हमने ये भी एक एग्जांपल देखा कि रूम के अंदर में कैसे अंधेरे रूम में हमें स्लिट ऑफ लाइट जो है वो लाइट का एक जो बार है वो नजर आता है कि हाँ भाई ऐसे करके लाइट आ रही है।
कहीं से भी आप देखोगे नजर आएगा। सबके पीछे एक रीजन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स विच इज इन द रेंज ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ओके, तो ये चीजें आपको समझनी है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, अब आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। एक और प्रॉपर्टी हमारे पास है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, जिससे रिलेटेड बातें मैंने आपको पहले भी बताई है, एक बार आज थोड़ा सा उसके बारे में और आपको बताते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अब हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की तरफ। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस और इलेक्ट्रोफोरेसिस पहले बताया था। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी जिसके अंदर मैं बताऊंगा आपको, एक इलेक्ट्रोफोरेसिस और एक होगा इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस ऐसा प्रोसीजर है जिससे हम कोलाइडल पार्टिकल पर कैसा चार्ज है वो पता कर सकते हैं और कोगुलेशन भी कर सकते हैं। वो मैंने आपको पहले बताया है कोगुलेशन वाले वीडियो में। जैसे मान लीजिए कि अगर आप इस तरीके का यूट्यूब ले रहे हैं और इसमें आपने कोलाइडल पार्टिकल्स को डाल दिया, पूरा कोलाइडल सोल आपने डाल दिया, पार्टिकल्स हैं। सपोज इन पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज है, सपोज पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। डेफिनेटली अगर कोलाइडल पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज हैं तो जो डिस्पर्सन मीडियम है उस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। डिस्पर्स्ड फेज डीपी पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। और अगर मैं यहाँ पर मेटल प्लेट्स वायर के थ्रू लगा दूँ और इन्हें मैं बैटरी से कनेक्ट कर दूँ, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, क्या होगा, आपको याद आ गया होगा अभी तक कि अगर मैं इसे ऑन करूंगा तो ये नेगेटिव चार्ज जो आयंस हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मतलब बेसिकली इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द फेनोमेना थ्रू विच वी कैन डिटरमाइन द चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल या फिर द चार्ज ऑन द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स इन अ कोलाइडल सोल। तो ये इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। अगर इसी के अंदर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि मान लीजिए कि हमने एक यूट्यूब बनाया और यहाँ पर हमने कोलाइडल सोल डाला, पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज है, मान लीजिए पॉजिटिव भी हो सकता है, और हमने यहाँ पर एक अपने तरफ से क्ले प्लग, मतलब थोड़ा मिट्टी साफ सुथरा किया हमने और यहाँ पर हमने बीच में थोड़ा ऐसा डाल दिया, क्या कह रहा मैंने, क्ले प्लग, मिट्टी साफ सुथरी की हमने यहाँ पे डाल दिया। और अब हम यहाँ पे फिर से मेटल प्लेट डाल रहे हैं और मेटल प्लेट को हमने क्या किया है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, पॉजिटिव प्लेट और मान लीजिए नेगेटिव प्लेट। अब अगर हम इसे ऑन करेंगे तो क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा कि ये जो क्ले प्लग है ये इसलिए हमने लगाया ताकि पार्टिकल्स का मूवमेंट थोड़ा रुक जाए, बिल्कुल ऑस्मोसिस की तरह। जैसे एसपीएम लगा करके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, उनको रोका जाता है, सिर्फ मीडियम को इधर से उधर जाने का इजाज़त होता है ना, सिर्फ मीडियम यहाँ से वहाँ जा सकता है। तो क्या देखने को मिलेगा, ध्यान से समझिएगा कि आप जरा लेबल ध्यान से देखिए इसका, ये कोलाइडल सोल का लेबल है, मतलब मीडियम का लेबल दिखाई दे रहा है हमें। तो अगर ये इस तरफ अट्रैक्ट होंगे तो जो मीडियम है, जो डिस्पर्सन मीडियम है उस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो अगर ये डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो जो मीडियम है वो उस तरफ जाना शुरू हो जाएगा, मीडियम जो है नेगेटिव प्लेट की तरफ, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे केस में आप देखोगे कि जो इधर का लेबल है, मान लो कि पहले लेबल यहाँ तक था, सपोज
मान लो कि पहले लेवल यहाँ तक था, इसे मैं हटा रहा हूँ, थोड़ा समझाना है। मान लो कि लेवल पहले यहाँ तक था दोनों तरफ, हमने क्या किया, बैटरी ऑन किया, बीच में क्ले प्लग लगाया, तो देखने को ये मिलेगा कि इस तरफ का लेवल थोड़ा नीचे आ जाएगा और इस तरफ का लेवल ऊपर चला जाएगा। इसको अब यहाँ से हटा रहा हूँ, पहले यहाँ पर था लेवल, पहले बराबर में था दोनों। अब आप देखो क्या हुआ कि इस तरफ का लेवल डाउन हो गया मीडियम का, उस तरफ का लेवल अप हो गया। क्यों अप हो गया? क्योंकि मीडियम पर पॉजिटिव चार्ज है और वो निगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो इस प्रोसेस से हम मीडियम का भी चार्ज मालूम कर सकते हैं। अगर हमने क्ले प्लग बीच में लगा दिया तो हमें पता चल जाएगा कि मीडियम पर कैसा चार्ज है। और अगर मीडियम का चार्ज पता चल गया तो आप फिर यही बता सकते हैं कि डेफिनेटली डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल का चार्ज उसके अपोजिट होगा। मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑस्मोसिस का प्रोसेस किया, आपने भी ऑस्मोसिस पहले पढ़ा है कि ऑस्मोसिस में एसपीएम के थ्रू क्या होता था, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पार होते थे। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे डिस्पर्स फेज का जो मीडियम है, डिस्पर्सन मीडियम जो है वो भी उस तरफ जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे एक बात है कि थोड़ी देर बाद फिर ये नॉर्मल हो जाएगा, बट ये चीज़ आपको शुरुआत में देख के समझ में आ जाएगी कि इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस हुआ और चूंकि मीडियम उधर गया है, इसका मतलब है कि मीडियम पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हो गई कोलाइड्स की। तो मैंने आपको आज बताया, आज के वीडियो में हेटेरोजीनियस कैरेक्टर के बारे में मैंने कहा, जो मैंने आपको सिर्फ बोल के बताया। सेकंड, मैंने आपको फिल्टरेबिलिटी के बारे में बताया। थर्ड, हमने बताया आपको कि कोलाइडल सोल के रिस्पॉन्सिबल होने के लिए ब्राउनियन मूवमेंट, जो कि उसकी काइनेटिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स, उस पर डिस्पर्सन मीडियम के मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली उससे कोलिजन करते रहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते रहते हैं, इसलिए सोल की स्टेबिलिटी बनी रहती है। ओके। और ये एग्जाम्पल किस पे देखा गया? सबसे पहले स्टार्स पे देखा गया था। दूसरा, मैंने आपको फिर बताया टिंडल इफेक्ट के बारे में, जो कि इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी थी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने आपको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बताया, जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस बताया, जिससे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिटरमाइन चार्ज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स, और इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस से चार्ज ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम मालूम कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। हम लोग छोटे मोटे कुछ टॉपिक्स हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स के ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स, उनके बारे में बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, नोट्स को पढ़ें, लर्न करें, लिख के प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।